नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज भारतीय सेना के प्रचंड ने किसका खेल बिगाड़ दिया? चीन के आसमान में कहां से उड़ता बम आ गया? कादिरव के परमाणु जाल में पुतिन कैसे फंस गए? और अब तुर्की ने लड़ाकू विमानों से कहां बम बरसा दिए? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध का 222वां दिन पुतिन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द लेकर आया है। जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यूक्रेन के युद्ध में एक दिन में नहीं बल्कि एक मिनट में तस्वीर बदल रही है। एक दिन पहले पूर्वी यूक्रेन के लेमन शहर में ज़ेलेंस्की की सेना ने ऐसा तांडव किया कि पुतिन के सैनिक शहर छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या इसी तरह पुतिन के पंजे से यूक्रेन के शहर दर शहर निकलते चले जाएंगे? क्योंकि लेमन कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, वो बेहद अहम शहर है। इतना अहम शहर कि वो रूस की सेना का लॉजिस्टिक्स हब था। और उसी लेमन शहर पर वापस कब्जा जमाकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन के इलाके ज्यादा दिन तक पुतिन के पास नहीं रहने वाले और अब यूक्रेन पर कब्जा जमाने का उनका सपना चकनाचूर होने वाला है। यूक्रेन का पूर्व ही वो इलाका है जहां रूस की सेना का दबदबा है, लेकिन यूक्रेन ने उसी पूर्व में बसे लेमन शहर को रूस की मुट्ठी से छीन लिया। यानी पिछले महीने की शुरुआत में यूक्रेन ने उत्तर पूर्व में जो रूस से लोहा लेने का ऑपरेशन शुरू किया था, उसका एक्शन जारी है। खार्किव के इज्यूम शहर के बाद बीते कुछ हफ्तों में ये यूक्रेन की बहुत बड़ी जीत है और माना जा रहा है कि यूक्रेन को पूर्व में बढ़त मिलने वाली है और अब उसके हमले और बढ़ेंगे। यानी पुतिन पर प्रेशर जबरदस्त है, क्योंकि ये यूक्रेन की जीत से कहीं ज्यादा पुतिन की बहुत बड़ी हार है। ऐसी हार जो उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में भी नहीं देखी थी। ये ज़ेलेंस्की का वो वार है जिसने यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस की जमीन को छलनी कर दिया। क्योंकि लेमन रूस की सेना के लिए किसी हथियार से कम नहीं था, जिसे यूक्रेन ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। लेमन यूक्रेन का वो शहर है जो पूर्व में बसे डोनेस्क में आता है। वो डोनेस्क जिसे पुतिन का गढ़ माना जाता है। वो डोनेस्क जहां रेफरेंडम कराकर पुतिन ने बीते शुक्रवार को उसे रूस का हिस्सा होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनके ऐलान के महज कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन की सेना ने लेमन को घेरना शुरू कर दिया और पुतिन के ऐलान के 48 घंटों के अंदर लेमन पर फिर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। मतलब जिसे पुतिन रूस का घोषित कर चुके थे, उसे ज़ेलेंस्की ने हथिया लिया। अब अगर यह कहा जाए कि पुतिन की नाक कट गई तो गलत नहीं होगा। इसलिए रूस में हलचल मची है, क्योंकि लेमन लुहांस्क के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लुहांस्क भी ज्यादा देर तक पुतिन के कब्जे में नहीं टिक पाएगा। हालांकि रूस ने लेमन में अपनी हार को नहीं माना है, बल्कि उसका कहना है कि उसने लेमन से अपनी सेना को हटाकर उन जगहों पर मूव किया है जहां उसकी स्थिति मजबूत है। और फिर उसे अपने हजारों सैनिक लेमन में घेरे जाने का भी डर था। यानी वही रटा रटाया बयान जो रूस ने इज्यूम शहर पर वापस यूक्रेन का कब्जा होने पर दिया था। लेकिन अंदर की बात यह है कि रूस की हालत बेहद खराब है, क्योंकि लेमन शहर को रूस की सेना डोनेस्क में अपने लॉजिस्टिक्स और रेलवे हब के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। रूस के सैनिक, उसके हथियार और दूसरा साजो सामान सब लेमन के रास्ते ही पहुंचता था। अब जब सप्लाई रूट ही नहीं बचेगा तो रूस की सेना के लिए आसपास के इलाकों में ज्यादा दिन तक कुंडली मार के बैठ पाना मुमकिन नहीं होगा। इसी के बाद यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा और बढ़ गया, क्योंकि रूस की हार से बौखलाए चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने पुतिन को वहां परमाणु बम गिराने की सलाह दे दी, ताकि रूस पर लगातार हावी होती यूक्रेन की सेना को सबक सिखाया जा सके। आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों को रूस के चंगुल से छुड़ा लिया, जिससे चेचन कमांडर रमजान कादिरव का पारा चढ़ गया। अपने लड़ाकों की जान जाने से बौखलाए कादिरव ने पुतिन को न्यूक्लियर हमले की सलाह दी है। कादिरव का कहना है कि पुतिन को कम क्षमता वाला परमाणु बम जल्द से जल्द यूक्रेन पर दाग देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लेमन में मिली शिकस्त कादिरव को कांटे की तरह चुभ रही है। रमजान कादिरव ने रूस की मदद के लिए अपने लड़ाकों की भारी भरकम टुकड़ी को मैदान में उतारा था, लेकिन यूक्रेन के जवाबी हमलों ने उसे लेमन से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे कादिरव ऐसे भड़के कि पुतिन को परमाणु हमले की सलाह दे दी। असल में लेमन रूस की सेना का मजबूत गढ़ था, जिसके जाते ही रूस की फौज और चेचनिया के लड़ाकों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिनसे निपटने के लिए कादिरव ने वहां मार्शल लॉ लगाने के साथ ही न्यूक्लियर अटैक की भी नसीहत दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में अगर पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका रूसी सैनिकों का सफाया कर देगा। पुतिन और उनके साथी कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका ने यह सख्त चेतावनी दी। लेकिन अमेरिका की इस धमकी से रूस आग बबूला उठा, क्योंकि पहले ही पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।
ऐसे में अब अमेरिका की इस चेतावनी ने आग में घी डालने का काम किया। एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत में CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रेस ने रूस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु बम के इस्तेमाल पर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। We would respond by leading a NATO, a collective effort that would take out every Russian conventional force that असल में पुतिन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन पर पूरी तरह कब्जे की घोषणा की थी। तब पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कब्जा किए गए इलाकों की हर हाल में रक्षा करने का ऐलान किया था। पुतिन के इसी ऐलान को परमाणु बम की धमकी के तौर पर देखा गया, जिसके बाद अब अमेरिका ने रूस को चेतावनी दे दी। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में छिपी नफरत को दिखाता दिल दहला देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैरानी की बात यह कि यह वीडियो तब सामने आया जब जिनेवा में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति के लिए बातचीत की। लेकिन वायरल वीडियो के जरिए दावा किया गया कि अजरबैजान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वीडियो में सैनिकों की एक टोली दूसरे देश के फौजियों के खून की प्यासी दिखी। बताया गया कि सैनिकों का शिकार करने वाली सेना अजरबैजान की है, जिसने बंधक बनाए गए आर्मेनिया के जवानों की बलि ले ली, उन्हें जमीन पर गिराकर गोलियों से भून डाला। पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुई लड़ाई में दोनों तरफ के कम से कम 286 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि शायद सैकड़ों लोगों का खून बहाने के बाद भी दशकों की रंजिश खत्म नहीं हो पाई। अजरबैजान के सैनिकों ने अंधाधुंध इतनी गोलियां चलाई कि धुआं ही धुआं हो गया। जमीन पर लाशें ही लाशें बिछ गईं, लेकिन गोलियां चलनी बंद नहीं हुई। इस बीच तुर्की ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने इराक और सीरिया की सीमा में घुसकर हवाई हमले किए और कुल 30 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की की सेना ने इराक में कुर्द लड़ाकों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। तुर्की ने दावा किया कि इसके बाद वो लड़ाकू विमान इराक के उत्तरी हिस्से में उस जगह पहुंचे जहां कुर्द लड़ाकों के ठिकाने बने हुए थे, और जैसे ही टारगेट दिखाई दिया, आसमान से बम बरसा दिए गए। पहाड़ों के बीच एक हिस्से से बम के टकराते ही वहां तेज धमाके के साथ आग और धूल का गुबार उठता नजर आया। इसके बाद तो मानो वहां बम बरसाने की होड़ लग गई। एक के बाद एक हुए कई जोरदार धमाकों ने पूरे पहाड़ी इलाके को धूल और धुएं से भर दिया। तुर्की ने दावा किया कि उसके फाइटर प्लेन ने उत्तरी इराक के 140 किलोमीटर अंदर घुसकर कुर्द लड़ाकों पर वार किया। तुर्की के मुताबिक उसकी वायुसेना ने इराक में 16 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 23 कुर्द लड़ाके मारे गए। इसके साथ ही उसने सीरिया के उत्तरी इलाके में भी 7 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया। इधर अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की तबीयत और बिगड़ गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक बताई गई। उन्हें अस्पताल के CCU यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया। मुलायम सिंह का हाल जानने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव समेत परिवार के कई सदस्य अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव एक बार फिर आज पहुंचे। कल यहां पर अखिलेश यादव आए थे और उन्होंने नेताजी का हालचाल जाना है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुलायम सिंह को देखने अस्पताल गए। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल और दूसरे कई नेता भी वहां पहुंचे। उधर अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी। वहां कुछ महिलाएं कुछ दिन पहले काबुल में हुए विस्फोट के विरोध में रैली निकाल रही थी, लेकिन तालिबान सरकार को यह विरोध रास नहीं आया, जिसके बाद पुलिस वालों ने महिलाओं को वहां से तितर बितर करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से आए वीडियो में पुलिस वाले बीच सड़क पर गोलियां चलाते दिखाई दिए, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए कि प्रदर्शनकारी महिलाओं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उनमें कुछ तो वहां मौजूद गाड़ियों की आड़ में छिपती नजर आई। बताया गया कि वो काबुल में हुए धमाके के बाद विरोध प्रदर्शन करने इकट्ठा हुई थी, जहां उन्होंने तालिबान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। असल में काबुल के एक स्कूल में हुए धमाके ने 20 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली थी, जिसके खिलाफ पूरे अफगानिस्तान में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहां अलग अलग शहरों में तालिबान सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर लोग सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि रूस से घबराए फिनलैंड ने जंग की नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। रूस के बॉर्डर के पास एक अहम हाईवे पर फिनलैंड के फाइटर जेट अभ्यास में जुट गए ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। खबर है कि रूस के कुछ फाइटर जेट फिनलैंड की सीमा के पास देखे गए। ये ऐसे फाइटर जेट थे जिनका इस्तेमाल परमाणु बम गिराने में भी किया जाता है। जब से ये फाइटर जेट देखे गए हैं, तभी से फिनलैंड में दहशत का माहौल है। अब तक फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिली नहीं है। अगर रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो फिनलैंड को भी अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। खबर है कि फिनलैंड ने रूस से लगने वाले बॉर्डर के पास तैयारी शुरू कर दी है। एक अहम हाईवे को बंद कर दिया गया है,
जहां फिनलैंड के फाइटर जेट लगातार अभ्यास कर रहे हैं। फिनलैंड और रूस के बीच फरवरी से ही तनाव बना हुआ है। 2 बार तो रूस के फाइटर जेट फिनलैंड की हवाई सीमा में भी दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अब रूस और फिनलैंड के बीच टकराव का बढ़ना यूरोप में नई जंग का संकेत हो सकता है। इधर अमित शाह सुबह वैष्णो देवी में पूजा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद वो राजौरी में एक जनसभा में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा है जिला राजौरी का गृह मंत्री बनने के बाद। बिहार, हरियाणा और यूपी समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। इन राज्यों में 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका और मेजबान भारत के बीच इंदौर में शाम 7 बजे से तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। उधर सालों की मेहनत के बाद भारतीय वायुसेना को स्वदेशी LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया, जिसका नाम है प्रचंड। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसका पहला बेड़ा जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड, जिसका वीडियो राजनाथ सिंह ने खुद शेयर किया और लिखा नाम है प्रचंड। जिसके बाद रक्षा मंत्री की मौजूदगी में प्रचंड वायुसेना में शामिल किए गए। मौका खास था, इसलिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में इसमें उड़ान भरी। ये दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। LCH के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही 22 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ और भारत की वायुसेना को भारत में बना लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिल गया। इसे भारत का विजय रथ कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसी खूबियां हैं जो दुश्मन को चकमा दे सकती हैं। या यूं कहें कि भले ही इसके नाम से लाइट जुड़ा है, लेकिन इसके काम बहुत भारी हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी 1999 में, जब करगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। क्योंकि अगर तब भारत के पास प्रचंड होता तो ऊंचाई पर बने पाकिस्तान के बंकर को उड़ाना चुटकियों का काम होता। और इसी कमी को दूर करने के लिए भारत की सरकार ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की ठानी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर बना डाला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा स्क्वाड्रन इसके लिए जाएंगे और कोशिश ये है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत वो सारी चीज़ें हम भारतीय सेना को प्रोवाइड कराई जाए। माना जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों के जोधपुर एयरबेस पर पहुंचने की एक बड़ी वजह है पाकिस्तान बॉर्डर। इस बीच दिल्ली के LG के खत से राजधानी की सियासत गर्मा गई। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CM केजरीवाल को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने एक दिन पहले गांधी जयंती पर राजघाट पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि डिप्टी CM मनीष सिसोदिया विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने तो पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति के आने से पहले ही वहां से निकल गए। आम आदमी पार्टी ने LG के लिखे खत पर बयान जारी किया और बताया कि गुजरात में होने की वजह से केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार विजय नायर की CBI हिरासत गुरुवार तक बढ़ा दी। उधर ब्रिटेन के सेना प्रमुख ने दावा किया कि पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ स्पेस वॉर छेड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब यह कि पुतिन अपने दुश्मनों को अंतरिक्ष में भी नहीं बख्शेंगे और जमीन से अंतरिक्ष तक अपने हर दुश्मन की चुन चुन कर खबर लेंगे। कम से कम ब्रिटेन के सेना प्रमुख के बयान से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उनका दावा है कि यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों के जानी दुश्मन बने पुतिन अंतरिक्ष में भी जंग छेड़ेंगे और एक एक करके उनके सैटेलाइट तबाह करेंगे। यानी पुतिन का प्लान पश्चिमी देशों के कम्युनिकेशन सिस्टम का भट्टा बैठाने का है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे और ये पुतिन की बड़ी जीत होगी। ब्रिटेन के सेना प्रमुख की बातें सुनकर लगा कि वो पुतिन की ताकत से खौफ में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुतिन के पास न्यूक्लियर पावर है और वो पानी के अंदर भी हमला कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने पिछले साल अंतरिक्ष में एक धमाका भी किया था, जिससे पता चलता है कि पुतिन केवल जमीन पर ही नहीं स्पेस में भी ताकतवर है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख का ये बयान तो यही साबित करता है कि वो पुतिन से डरे हुए हैं, वरना वो अपने दुश्मन की ताकत का गुणगान इस तरह न करते। वो अलग बात है कि उन्होंने ये सब इस आड़ में कहा कि वो पुतिन के स्पेस प्लान की पोल खोल रहे हैं, लेकिन इसी बहाने उन्होंने दुनिया को पुतिन की जमीन, पानी और अंतरिक्ष की ताकत का भी ब्यौरा दे दिया। पुतिन पहले ही बोल चुके हैं कि वो रूस के हर हिस्से की रक्षा करेंगे और इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। यानी ब्रिटेन के सेना प्रमुख का डर यूं ही नहीं है, वो जानते हैं कि पुतिन के लिए जान से ज्यादा जबान की कीमत है। कम से कम यूक्रेन के मुद्दे पर तो उन्होंने ये बात साबित ही कर दी, क्योंकि वो लगातार लाखों सैनिक यूक्रेन भेज रहे हैं, जिसके पीछे उनका एक ही मकसद है, यूक्रेन को हराना। यही नहीं, पुतिन ये भी बता चुके हैं कि यूक्रेन के दोस्त उनके दुश्मन हैं, जिन्हें हराने के लिए वो हर तरकीब आजमाएंगे।
माना जा रहा है कि इसी वजह से पश्चिमी देश डरे हुए हैं, क्योंकि पुतिन जमीन पर ही नहीं अंतरिक्ष में भी लड़ सकते हैं। हाल ही में खुद को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग करने की बात करके वो ये साबित कर चुके हैं और ये संकेत दे चुके हैं कि रूस स्पेस में अपना अलग स्टेशन बनाने वाला है, जिसका सीधा मतलब है कि रूस अपने दुश्मनों को न जमीन पर और न अंतरिक्ष में चैन की सांस लेने देगा। इधर शेयर बाजार में गिरावट रही। आईटी और ऑटो समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 638 अंक लुढ़ककर 56,789 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 207 अंक नीचे 16,887 पर बंद हुआ। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल प्रदेश दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बैठक लेते हैं तो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। मुंबई एयरपोर्ट से अलग अलग ऑपरेशन के तहत 5 करोड़ का सोना जब्त किया गया। बताया गया कि एक आरोपी अपनी जैकेट में करीब 2 करोड़ का सोना छिपाकर लाया था। उधर मॉडर्न नॉस्ट्राडामस कहे जाने वाले ब्राजील के एथोस सलोमे ने दावा किया कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस का यूक्रेन पर किया गया हमला उसी का पहला कदम है। रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी भविष्यवाणियां पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी भविष्यवाणी करने वाला कोई शख्स जिंदा है। ब्राजील के एथोस सलोमे को मॉडर्न नॉस्ट्राडामस भी कहते हैं, क्योंकि सैकड़ों साल पहले नॉस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि 7 महीने तक भयंकर जंग होगी, और मॉडर्न नॉस्ट्राडामस माने जाने वाले एथोस सलोमे ने भी यही कहा। उल्टा वो एक कदम और आगे निकल गए और दावा किया कि रूस और यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है, जो परमाणु हथियारों से लड़ी जाएगी। मतलब ये कि ब्राजील के एथोस ये दावा कर रहे हैं कि दुनिया लंबे समय तक जंग की आग में जलने वाली है। यही नहीं, उन्होंने ये तक दावा किया कि उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, जिनमें कोरोना महामारी, ब्रिटेन की क्वीन का निधन और एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने की कोशिश की भविष्यवाणियां शामिल हैं। और अब उन्हीं के दम पर मॉडर्न नॉस्ट्राडामस कहे जाने वाले एथोस कह रहे हैं कि उनकी तीसरे विश्व युद्ध से जुड़ी भविष्यवाणी भी सच साबित होगी। एथोस सलोमे ने दावा किया कि उन्होंने 24 फरवरी से 44 दिन पहले ही बोल दिया था कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने वाली है, और चेतावनी दी थी कि 2022 में ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और इस बार वर्ल्ड वॉर केवल नॉर्मल हथियारों से नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से लड़ी जाएगी। वैसे यूक्रेन पर हमले के पहले ही हफ्ते में पुतिन ने नेटो देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी थी, और हाल ही में यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह के बाद भी उन्होंने यही कहा था और दो टूक बोल दिया था कि जिन इलाकों का रूस में विलय होगा वहां की रक्षा के लिए परमाणु हथियार चलाए जा सकते हैं, क्योंकि विलय के बाद यूक्रेन का 15% हिस्सा रूस की जागीर होगा और वहां किसी और का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि पुतिन के इरादे और तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी दोनों ही डरावने हैं। क्योंकि पहले बल्गेरिया के बाबा वेंगा, फिर फ्रांस के नॉस्ट्राडामस और अब ब्राजील के मॉडर्न नॉस्ट्राडामस, तीनों की तरफ से यह दावा किया गया है कि 2022 में विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। और यूक्रेन पर रूस का हमला उसी का पहला पड़ाव है। कहा जाता है कि इन सभी भविष्य बताने वालों ने अपने अपने समय में किसी न किसी रूप में यह भविष्यवाणी की और दुनिया को आने वाले खतरे से सावधान किया। वो अलग बात है कि किसी ने उनकी बात पर यकीन किया और किसी ने नहीं। और इस बार भी यही हो रहा है। ब्राजील के एथोस सलोमे के दावों को कई लोग गलत और तुक्का बता रहे हैं, लेकिन एथोस ने साफ कर दिया कि उनके दावे गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी जो भी बात कही वो सच साबित हुई। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट गई। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। खतरनाक हथियार हर देश की प्राथमिकता बन चुके हैं, क्योंकि छोटा देश हो या फिर बड़ा देश, सब डर रहे हैं। जो यूक्रेन की तरफ है वो भी खतरे में है और जो अमेरिका के साथ है वो भी। यानी विश्व युद्ध की कहानी लिखी जा चुकी है। वो अलग बात है कि किसी देश ने अब तक परमाणु हथियार नहीं चलाए, लेकिन जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, माना जा रहा है पुतिन और बाइडेन वो भी चला सकते हैं। और इस बीच मॉडर्न नॉस्ट्राडामस कहे जाने वाले ब्राजील के एथोस सलोमे का दावा डरा रहा है, क्योंकि 24 फरवरी के बाद से दुनिया जंग के ऐसे ज्वालामुखी पर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। आपको बताते हैं तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करने वाले ब्राजील के एथोस सलोमे, या यूं कहें कि मॉडर्न नॉस्ट्राडामस की पूरी कहानी क्या है। कौन है मॉडर्न नॉस्ट्राडामस कहे जाने वाले एथोस? ब्राजील के रहने वाले 36 साल के एथोस सलोमे भविष्यवाणी करते हैं और दावा करते हैं कि 12 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी इस खूबी का एहसास हो गया था। क्या है तीसरे विश्व युद्ध से जुड़ी एथोस की भविष्यवाणी? एथोस सलोमे ने भविष्यवाणी की थी कि 2022 में तीसरा विश्व युद्ध होगा और परमाणु हथियार चलेंगे। कैसे चर्चा में आई एथोस सलोमे की भविष्यवाणी? कहा जाता है कि एथोस ने कोरोना और ब्रिटेन की क्वीन के निधन से जुड़ी भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई।
जिसके बाद उनकी तीसरे विश्व युद्ध से जुड़े दावों की चर्चा होने लगी। कब की थी ब्राजील के एथोस ने भविष्यवाणी? दावा किया गया कि एथोस ने 2012 में कोरोना महामारी की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के 44 दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि युद्ध होने वाला है। क्यों होती है ब्राजील के एथोस की नोस्ट्राडामस से तुलना? नोस्ट्राडामस ने भी सैकड़ों साल पहले कहा था कि साल 2022 तबाही लाएगा। ऐसा कहा जाता है, जो उन्होंने कहा था, कथन जो कहे थे उनके आधार पर कहा जाता है कि 2022 तबाही लाएगा और धरती पर परमाणु विस्फोट होगा। और ब्राजील के एथोस भी अपनी भविष्यवाणी में इसी तरह का दावा कर रहे हैं। कहां सच हुई ब्राजील के एथोस की भविष्यवाणी? एथोस दावा करते हैं कि उनकी ब्रिटेन की क्वीन की मौत से जुड़ी बात सही साबित हुई थी और अरबपति एलोन मस्क की ट्विटर खरीदने की कोशिश से जुड़ा दावा भी सच हुआ था। इधर कांस्टेबल रतनलाल हत्याकांड में 2 साल से फरार आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में फरार आरोपी मोहम्मद वसीम को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि दिल्ली में साल 2020 में हुई हिंसा के दौरान इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ पुलिस वालों पर हमला किया था। वसीम को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। 2 साल से भगोड़ा हो रखा था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुर्गा पूजा पंडाल को केदारनाथ मंदिर की तरह सजाया गया। केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के डीजी अनीश दयाल सिंह को एसएसबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। 2 दिन पहले ही उन्हें आईटीबीपी का डीजी बनाया गया था। इस बीच एक प्लेन में बम होने की खबर से 45 मिनट तक दहशत का माहौल बना रहा। देश की वायुसेना, सरकार, एटीसी, तमाम सुरक्षा एजेंसियां और कई राज्यों की पुलिस बेचैन हो उठी। प्लेन ईरान से चला था, उसे चीन पहुंचना था, लेकिन रास्ता भारत से होकर गुजरता था। बम की खबर भी तब लगी जब प्लेन भारत की हवाई सीमा में दाखिल हो चुका था। भारत के आसमान में एक ऐसा बम होने की खबर थी जो कभी भी फट सकता था। धमाका अगर हवा में होता तो तबाही जमीन पर होनी तय थी। खबर बस ये थी कि प्लेन में बम है, जबकि प्लेन का पायलट सुनने को तैयार नहीं था। बताया गया कि जितने भी रेस्क्यू प्लान बनाए गए वो पायलट की जिद के आगे फेल हो गए। जैसे ही प्लेन में बम की खबर आई, देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां एक साथ एक्टिव हो गईं। एटीसी ने प्लेन के पायलट से बात करनी शुरू की। प्लेन भारत के पश्चिमी छोर से देश की हवाई सीमा में दाखिल हुआ था। उसे पूर्वी छोर को पार करते हुए चीन पहुंचना था। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों की हवाई सीमा से निकलते हुए प्लेन अपनी मंजिल तक जाने वाला था। किसी भी मौके पर अगर बम फटता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। प्लेन में 340 यात्री सवार थे। उनकी तो जान पर आफत आती ही, जहां प्लेन गिरता वहां भी भारी नुकसान होना तय था। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि प्लेन का पायलट सहयोग नहीं कर रहा था। खबर है कि प्लेन के पायलट को कई रेस्क्यू प्लान बताए गए। ऐसा तब हुआ जब प्लेन राजस्थान की हवाई सीमा में था। उसी वक्त भारतीय एजेंसियों को प्लेन में बम होने की खबर मिल चुकी थी। फौरन भारत के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन के पायलट को प्लेन में बम होने की खबर दी। एटीसी ने उसी वक्त सुझाव दिया कि प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाए और प्लेन की जांच की जाए। इसके लिए पायलट से राजस्थान के ही जयपुर में लैंडिंग करने को कहा गया, लेकिन पायलट मानने को तैयार नहीं हुआ। पायलट दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। दिल्ली में ही प्लेन को लैंड कराने की इजाजत मांगने लगा। देश की राजधानी के पास ऐसे प्लेन का पहुंचना बहुत खतरनाक था, इसीलिए दिल्ली में लैंड करने की इजाजत पायलट को नहीं दी गई। उसी वक्त एटीसी ने पायलट चंडीगढ़ में लैंड करने को विकल्प दिया पायलट को, लेकिन पायलट ने न तो जयपुर में लैंडिंग की, न ही चंडीगढ़ पहुंचने पर राजी हुआ। नतीजा यह हुआ कि वो काफी देर तक दिल्ली के पास ही हवा में चक्कर लगाता रहा और इस दौरान वो काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। जब पायलट को दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली तो उसने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, वो भी अपने तय रास्ते पर। तब तक भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट भी रवाना कर दिए गए। सुखोई 30 MKI ऐसा जेट है जो मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बना सकता है। 2 सुखोई लगातार प्लेन के साथ उड़ान भरते रहे। देश की कई सरकारी एजेंसियां प्लेन की चाल को लगातार ट्रैक करती रहीं। हर पल अफसरों की धड़कनें बढ़ रही थी। राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल के बाद प्लेन पहले बांग्लादेश की हवाई सीमा में दाखिल हुआ, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों के ऊपर से गुजरता हुआ देश की एयर स्पेस से बाहर चला गया। प्लेन को चीन के ग्वांगजो शहर में पहुंचना था, लेकिन भारत की एयर स्पेस में बिताए 45 मिनट में लोग बस दुआ करते रहे कि बम की खबर गलत निकली। बस ये दुआ करते रहे कि कोई अनहोनी न हो। और आखिरकार बम की खबर पूरी तरह झूठी साबित हुई। प्लेन ने चीन के ग्वांगजो शहर में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। प्लेन ने ईरान की राजधानी तेहरान से उड़ान भरी थी। प्लेन महान एयरलाइंस का था। आशंका जताई जा रही है कि प्लेन में बम होने की खबर पाकिस्तान से आई, जो एक शरारत मानी जा रही है। लेकिन इतना साफ हो गया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी हवाई दुर्घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं और सक्षम भी। लेकिन प्लेन का पायलट भारत के एटीसी के अलावा महान एयरलाइंस के कंट्रोल सेंटर के भी संपर्क में था।
दावा किया जा रहा है कि प्लेन के पायलट को भरोसा दिलाया गया था कि प्लेन में बम का दावा सही नहीं है, इसीलिए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला नहीं लिया और वो पूरे भरोसे के साथ प्लेन को चीन ले गया। इधर सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। सोनिया गांधी गुरुवार को कर्नाटक के मंड्या में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इस बात की जानकारी पार्टी नेता जयराम रमेश ने दी। खबर है कि केंद्र सरकार ने नए सीडीएस अनिल चौहान को Z+ स्तर की सुरक्षा देने का फैसला लिया। इसके तहत दिल्ली पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप में मलेशिया को 30 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए। इसके जवाब में मलेशिया 5 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट पर 16 रन बना चुकी थी, तभी बारिश शुरू हो गई। इसके बाद मैच शुरू नहीं हो पाया और डकवर्थ लुईस नियम के तहत टीम इंडिया को जीत हासिल हुई। उधर उत्तर प्रदेश के भदोही में पूजा पंडाल में अचानक लगी आग की चपेट में आकर 64 लोग झुलस गए, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि वहां लगी आग काफी भीषण थी, जिसे बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग ने देखते ही देखते ऐसा तांडव मचाया कि पूरा पूजा पंडाल कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। शुरुआत में पंडाल के एक हिस्से में लगी आग धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए कुछ लोग बाल्टी और दूसरी चीजों से उस पर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग की लपटों को शांत नहीं किया जा सका। भीषण आग में बुरी तरह झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अचानक से आग लग गई, क्योंकि उस समय आरती का समय था, तो इसमें काफी लोग थे। आग में न सिर्फ पंडाल जलकर राख हुआ, बल्कि वहां रखी देवी की एक मूर्ति भी जल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने पंडाल से लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने लापरवाही के आरोप में दुर्गा पूजा के आयोजक के साथ कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच बारिश और तूफान का असर दुर्गा पूजा पंडालों पर भी दिखा। असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश की वजह से कई दुर्गा पूजा पंडालों में पानी भर गया। इसके बावजूद लोग दर्शन के लिए वहां पहुंचे। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम आ गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज हवाओं की वजह से कुछ दुर्गा पूजा पंडाल गिर गए। राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बिहार में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इसके बाद राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में अचानक तेज बारिश हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने ज़ापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के चीफ इहोर मुरासोव को अगवा कर लिया है। दावा किया गया कि इहोर मुरासोव को रूस के सैनिक 3 रोज पहले बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे और तभी से उनका कोई पता नहीं चल पाया। इहोर मुरासोव उसी ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट के डायरेक्टर जनरल हैं, जहां मार्च से ही रूसी सेना का कब्जा है और तभी से वहां यूक्रेन और रूस के जवानों के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। ज़ेलेंस्की की फौज लगातार इस कोशिश में जुटी है कि किसी भी तरह से रूसी सेना को वहां से खदेड़ा जा सके, जबकि पुतिन के जवानों ने भी प्लांट पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बात ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस जंग के बीच यूरोप के सबसे बड़े ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट पर लगातार खतरा बना हुआ है और परमाणु प्लांट के चीफ इहोर मुरासोव इसी खतरे से पूरी दुनिया को बार बार आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन पर परमाणु आतंकवाद फैलाने के आरोप भी लगाए थे। क्योंकि ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट के आसपास छिड़ी जंग के बीच ही पुतिन की सेना ने एक हफ्ते पहले एक और परमाणु प्लांट को निशाना बनाया था। रूसी सेना ने निकोलेव शहर में मौजूद यूक्रेन के दूसरे बड़े परमाणु प्लांट के पास मिसाइलें दागी थी। बात से ही पुतिन इहोर मुरासोव के निशाने पर आ गए थे। वो लगातार रूस में हो रहे खतरनाक हमलों के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुतिन ऐसा करके यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी वजह से इहोर मुरासोव रूसी सेना की नजरों में गड़ने लगे थे, जिसके बाद 3 दिन पहले रूस के सैनिक उन्हें अपने साथ ले गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जिस वक्त इहोर मुरासोव को पुतिन के जवान ले जा रहे थे, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। यानी रूसी सेना ये नहीं चाहती थी कि वो ये जान सकें कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। दावा किया गया कि पिछले हफ्ते शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे इहोर मुरासोव को बंधक बनाया गया। जिस वक्त पुतिन के सैनिक उन्हें अपने साथ ले गए, वो परमाणु प्लांट से निकलकर कहीं जा रहे थे। इस बीच उनके इस तरह गायब हो जाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट पर खतरा और बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि इहोर मुरासोव को बंधक बनाने के बाद रूस के पास प्लांट की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां आसानी से जा सकती हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस आने वाले दिनों में उनका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए कर सकता है। हालांकि रूस ने इस पूरे मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। इधर पंजाब में विश्वास मत जीतने के साथ सरकार ने किसानों को तोहफा दिया।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी और राज्य में गन्ने की कीमत 360 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने छापेमारी की और 2 गाड़ियों में रखी शराब की कई पेटियों को जब्त कर लिया। महिला T20 एशिया कप में दोपहर 1:30 बजे से टीम इंडिया और UAE के बीच मुकाबला होगा। इस बीच ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों ने अब गृह युद्ध का रूप ले लिया है। ऐसे शहरों की गिनती ईरान में बढ़ती जा रही है जहां लोग सड़कों पर उतरकर हिजाब के कानून का विरोध कर रहे हों। ऊपर से एक 17 साल की लड़की की मौत ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद आंदोलन और तेज होने लगे। 17 साल की लड़की निका भी हिजाब वाले कानून का विरोध कर रही थी, बल्कि विरोध कर रहे कुछ लोगों की अगुवाई कर रही थी। निका की न सिर्फ हत्या कर दी गई बल्कि उसके परिवार को धमकाया तक गया। साफ कहा गया कि अगर मीडिया से कुछ कहा गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। निका की तस्वीरें और उससे हुई बेरहमी की कहानी को फैलने में वक्त नहीं लगा। निका अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो ईरान की पुलिस की बेरहमी का शिकार हुई हो, बल्कि अब तो ईरान की पुलिस ने ठान लिया है कि इस आंदोलन को ताकत के दम पर ही कुचला जाएगा। निका से पहले भी ऐसी कई लड़कियों की हत्या हुई है जो आंदोलन की आवाज बन रही थी। ईरान में महसा अमीनी की मौत ने इस चिंगारी को हवा दी थी, लेकिन उसके बाद से कई लड़कियों की मौत ने इस आग को बारूद में बदल दिया। पिछले 2 हफ्तों से पूरा ईरान आंदोलनों की आग में जल रहा है। और ईरान की सरकार की मुसीबत यह है कि वो जितना भी दम आंदोलन को दबाने में लगाती है, लोगों का गुस्सा उतना ही बढ़ जाता है। इस बार भी निका की हत्या की वजह से लोगों का गुस्सा बेकाबू होना शुरू हो गया, क्योंकि पता चला है कि निका को वहां की पुलिस ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि तेहरान के एक बाजार से निका को नारेबाजी करने के जुर्म में वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन निका खुद को पुलिस की पकड़ से छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गई। इसके बाद निका ने अपने दोस्तों को फोन कर बताया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। तभी निका के परिवार ने वहां की हर जेल, डिटेंशन सेंटर, पुलिस स्टेशन और बाजारों में उसे खोजना शुरू कर दिया, लेकिन उसके परिवार को निका की बजाय केवल उसका शव ही मिला। ईरान की पुलिस ने उसके परिवार को शव भी सौंपा और साथ में किसी से कुछ न कहने की धमकी भी दी। खबरें हैं कि निका की नाक को काट दिया गया था। उसके सिर पर 29 चोटों के निशान थे। पूरे जिस्म पर बेहिसाब घावों के निशान थे। मतलब ये कि महज आंदोलन में शामिल होने के लिए एक 17 साल की लड़की को मौत की सजा दी गई। इतनी बेरहम मौत की शव देखकर परिवार वालों की रूह कांप उठी। और वहां की पुलिस को लग रहा है कि लोगों पर इसी तरह से जुल्म करने से वो इस आंदोलन को दबा लेंगे। शायद इसीलिए हिजाब के विरोध में शुरू हुए आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक ईरान के 164 शहरों में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के जितने भी बड़े शहर हैं वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि हिजाब का कानून वहां दशकों पुराना है, लेकिन ये आंदोलन शुरू हुआ था महसा अमीनी की हत्या के बाद। महसा अमीनी इस कानून का पहले से विरोध करती थी और उसके खिलाफ अक्सर लिखती भी थी, लेकिन 13 सितंबर को तेहरान में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और 17 सितंबर को उसकी मौत की खबर आ गई। पता चला कि पुलिस के टॉर्चर को महसा अमीनी सह नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। वहीं से आंदोलनों की आग ऐसी भड़की कि धीरे धीरे पूरा ईरान हिजाब के खिलाफ खड़ा हो गया। हर शहर में महिलाओं को हिजाब का विरोध करते हुए देखा जाने लगा। और अब तो हालत यह है कि ईरान के लगभग सभी शहरों में आंदोलन जोर पकड़ रहा है। अब तक 133 लोगों की मौत इन आंदोलनों की वजह से हो चुकी है। इन 133 में 92 प्रदर्शनकारी हैं जो या तो पुलिस की गोली से या फिर पुलिस की यातनाओं की वजह से मारे गए। इनमें महिलाओं का ही नहीं, छोटे बच्चों का भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन 40 से ज्यादा पुलिस वाले भी मरने वालों में शामिल हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि भीड़ ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी की हत्या की है, जिसके बाद ईरान की सेना को मोर्चे पर लगाए जाने की खबर है। दावा यह है कि ईरान की सेना राइफल और शॉटगन का इस्तेमाल कर रही है। भीड़ पर गोलियां बरसाकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है, जिसका मतलब साफ है कि ताकत के दम पर ईरान की सेना गृह युद्ध का अंत करने की कोशिश में है। उधर खबर है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए एक स्पेशल सेंटर बनाने का फैसला लिया है। पिछले हफ्ते ब्रसल्स में नेटो के हेडक्वार्टर में जंग के हालात पर चर्चा हुई थी, जिसमें 40 से ज्यादा देशों के अधिकारी ब्रसल्स पहुंचे थे, जिन्होंने इस बैठक के दौरान ये माना कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लंबी चलेगी। कहा जा रहा है कि इसलिए बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि जर्मनी में यूक्रेन की मदद के लिए एक स्पेशल सेंटर बनाया जाएगा, जहां इस बात पर नजर रखी जाएगी कि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को कब किस चीज की जरूरत है, ताकि वक्त रहते जेलेंस्की की फौज की मदद की जा सके और यूक्रेन को रूस के आगे घुटने न टेकने पड़े। कहा जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश है कि जंग में यूक्रेन की कमजोर कड़ियों में सुधार किया जाए, जिसके लिए अमेरिका समेत बाकी के 40 देश यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देंगे और हथियारों की कमी पड़ने पर उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। अमेरिका का मानना है कि रूस के साथ यूक्रेन की जंग कई साल तक चलने वाली है
ऐसे में लंबे वक्त तक यूक्रेन को मजबूती से खड़ा रखने के लिए इस स्पेशल सेंटर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सैन्य विशेषज्ञ जंग छिड़ने के बाद से ये मुद्दा कई बार उठा चुके हैं कि रूस के हमले ने ये उजागर कर दिया कि पश्चिमी देशों के पास हथियारों की भारी कमी है। लेकिन ब्रसेल्स में हुई इस बैठक ने भी ये साफ कर दिया कि पश्चिमी देश इस लंबी लड़ाई में यूक्रेन का साथ देने के लिए लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। इधर मोदी सरकार ने 6G की तैयारी शुरू कर दी। सरकार देश में 5G की सफल लॉन्चिंग के बाद 6G की तैयारी में जुट गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि भारत 6G की दुनिया का लीडर बनेगा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 6G में हमें लीड लेनी है, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। मुंबई के पास कल्याण में एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने साड़ी के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में नहीं खेलेंगे। BCCI ने बताया कि उन्हें इस मैच में आराम दिया गया। उधर तालिबान ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया कि उसने निवेश के नाम पर अफगानिस्तान को धोखा दिया। उन्होंने दावा किया कि चीन की कई कंपनियों ने उनके देश में आकर महीनों तक रिसर्च की, लेकिन जब अफगानिस्तान के विकास के लिए पैसा लगाने की बात आई तो वो कंपनियां वहां से गायब हो गई। इसके बाद तालिबान का पारा हाई हो गया। उन्होंने चीन को खरी खरी सुना दी और उसे धोखेबाज तक बता दिया। तालिबान ने दावा किया कि चीन की तरफ से निवेश के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, जिसकी वजह से वहां उनकी सरकार आने के बाद शुरू हुए कई प्रोजेक्ट लटक गए। तालिबान के मुताबिक चीन के धोखे ने अफगानिस्तान की पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था को और चोट पहुंचाई। क्योंकि तालिबान की वजह से दुनिया के तमाम देशों ने अफगानिस्तान से दूरी बना रखी है, जबकि चीन ही वो अकेला देश है जिसने उनकी सरकार की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे। और कहा जाता है ये चीन की एक सोची समझी चाल थी। वो अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद वहां अपनी पैठ बनाने में जुट गया था, क्योंकि उसकी नजर अफगानिस्तान की मिट्टी में दबे खजाने पर गड़ी थी। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में 76 लाख करोड़ से ज्यादा के खनिज का भंडार है, जिनमें लोहा, तांबा, कोबाल्ट और सोने जैसी धातुएं शामिल हैं। इसके अलावा चीन की नजर लिथियम पर भी है, जिसका बहुत बड़ा भंडार अफगानिस्तान में है। लिथियम का इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरियों में होता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और कहा जा रहा है कि चीन ने इसी खजाने को हथियाने के लिए तालिबान को बड़े बड़े सपने दिखाए। ऐसा जताया कि वो अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश करके उसकी सूरत बदल देगा। लेकिन तालिबान ने दावा किया कि चीन ने जैसा कहा वैसा अब तक कुछ भी नहीं किया और इसीलिए वो चीन पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। हालांकि चीन ने भी तालिबान पर यह आरोप लगाया कि वो वीगर मुसलमानों के समर्थन में बंदूक उठाने वाले एक विद्रोही गुट का साथ दे रहे हैं। चीन के मुताबिक ETIM यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट नाम के इस गुट के लड़ाके उसके शिनजियांग प्रांत में हमले करते हैं और फिर अफगानिस्तान में जाकर छिप जाते हैं। कहा जाता है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में ही कई डिटेंशन कैंप हैं, जहां रखकर वीगर मुसलमानों पर जुल्म किए जाते हैं। हालांकि तालिबान ने चीन के आरोपों को नकार दिया, लेकिन माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन की कंपनियों ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया। इधर उत्तर प्रदेश में SIT का नाम बदल गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का नाम बदलकर SSIT यानी स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रख दिया। यूपी के इटावा में मिट्टी की खुदाई करते वक्त 4 बच्चे उसमें दब गए। इस हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पंजा साहिब गुरुद्वारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें कुछ लोगों पर गुरुद्वारा परिसर में जूते पहनकर फिल्म की शूटिंग करने का आरोप लगा। हालांकि विरोध के बाद शूटिंग को बंद कर दिया गया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और मोदी सरकार से दखल देने की अपील की। इस बीच खबर है कि 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजने के फैसले पर घिरे पुतिन अब खूबसूरत लड़कियों की मदद ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर रूस के लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम इन लड़कियों को दिए जाने की खबर है। और माना जा रहा है कि पुतिन ने लोगों का गुस्सा ठंडा करने का काम इन लड़कियों को दिया है। इनकी तस्वीरें वहां के सोशल मीडिया पर खूब फैलाई जा रही हैं। अलग अलग तरीके से पुतिन का प्लान लोगों को समझाने के लिए इन लड़कियों को काम पर लगाया गया है। कोशिश यही है कि जो बात अपने भाषण के जरिए पुतिन नहीं समझा पाए, वो ये खूबसूरत मॉडल समझा पाए। पुतिन के भाषण से यूक्रेन के लोगों में जो गुस्से की आग भड़की थी, उसे बुझाने का काम ये मॉडल संभालेंगी। पुतिन के परमाणु बम वाले बयान के बाद से ही रूस में बवाल मचा है। न लोगों का गुस्सा कम हो रहा है, न पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कम हो रहे हैं। इसलिए पुतिन की कोशिश अब सोशल मीडिया के जरिए हालात पर काबू पाने की है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से ही रूस में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप बंद हैं। यहां तक कि टिकटॉक को भी काफी पहले बंद किया जा चुका है। इसलिए वहां के लोग अपना खुद का सोशल मीडिया चला रहे हैं। जिसकी बड़ी वजह यह है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ने यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद रूस की तगड़ी आलोचना की थी। सोशल मीडिया पर हो रही फजीहत से बचने के लिए उस वक्त पुतिन ने इन पर बैन लगा दिया था।
और उसी वक्त चीन की तर्ज पर अपना खुद का सोशल मीडिया तैयार कर लिया था। उस वक्त तो रूस ने खुद को बाकी दुनिया की आलोचना से बचाया था, लेकिन आज पुतिन के सामने अपनी ही जनता के सामने अपनी छवि साफ करने की चुनौती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर खूबसूरत लड़कियों को पुतिन की वकालत की जिम्मेदारी दी गई है। पुतिन के समर्थन के लिए एक खास थ्योरी बनाई गई है। थ्योरी का नाम है 1%। मतलब ये कि पूरे रूस के लिए यूक्रेन में हुई जंग से नुकसान केवल 1% के बराबर ही है। पुतिन के समर्थक वहां के लोगों को बता रहे हैं कि केवल 1% का नुकसान देश बचाने के लिए काफी कम है। रूस के सोशल मीडिया पर ये लड़कियां भी कुछ ऐसा ही कह रही हैं। ये लड़कियां दावा कर रही हैं कि रूस का भविष्य बेहतर बनाने के लिए रूस की 1% जनसंख्या को कुर्बान किया जा रहा है। फिर यही लड़कियां अपने वीडियो में लोगों से लड़ाई में शामिल होने की अपील भी कर रही हैं। इधर दशहरा रैली से पहले महाराष्ट्र में वीडियो वॉर छिड़ गई। शिंदे गुट ने बुधवार को दशहरे के मौके पर होने वाली अपनी रैली से पहले एक वीडियो जारी किया। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे गुट ने भी शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें शिंदे गुट पर धोखा देने का आरोप लगाया गया। इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली का समर्थन किया और मुंबई में उनके घर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए। उधर गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने फौरन वहां रेस्क्यू टीम को भेजा, जिन्होंने मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। मलबा हटाने में जमीन खोदने वाली मशीन की भी मदद ली गई। काफी देर बाद वो मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में कामयाब हुए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही। गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक फैक्ट्री में अचानक दीवार गिरने से कई मजदूर दब गए, जिनमें से 4 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है। पुलिस और दमकल विभाग के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई। घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला जा सका, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। काम करने वाले व्यक्ति दब गए, उनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया गया कि ये 3 मंजिला इमारत काफी पुरानी और जर्जर थी, जिसे तोड़ने का काम मजदूर कर रहे थे। इसकी 2 मंजिलों को गिराया भी जा चुका था, लेकिन बाकी बचे हिस्से को ढहाने से पहले ही इमारत धराशायी हो गई और वो सभी उसमें फंस गए। इस बीच तमिलनाडु के त्रिची से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां हीलियम गैस से भरे एक टैंक में अचानक विस्फोट हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सड़क पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग मॉल में खरीदारी करते नजर आए, जबकि कुछ लोग सड़क किनारे लगी कुर्सियों पर बैठे दिखे। तभी वहां अचानक एक जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद अगर पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका रूसी सैनिकों का सफाया कर देगा। पुतिन और उनके साथी कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका ने यह सख्त चेतावनी दी। लेकिन अमेरिका की इस धमकी से रूस आग बबूला उठा, क्योंकि पहले ही पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अब अमेरिका की इस चेतावनी ने आग में घी डालने का काम किया। एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत में CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रेस ने रूस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु बम के इस्तेमाल पर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। We would respond by leading a NATO, a collective effort that would take out every Russian conventional force that असल में पुतिन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन पर पूरी तरह कब्जे की घोषणा की थी। तब पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कब्जा किए गए इलाकों की हर हाल में रक्षा करने का ऐलान किया था। पुतिन के इसी ऐलान को परमाणु बम की धमकी के तौर पर देखा गया, जिसके बाद अब अमेरिका ने रूस को चेतावनी दे दी। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में छिपी नफरत को दिखाता दिल दहला देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैरानी की बात यह कि यह वीडियो तब सामने आया जब जिनेवा में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति के लिए बातचीत की। लेकिन वायरल वीडियो के जरिए दावा किया गया कि अजरबैजान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वीडियो में सैनिकों की एक टोली दूसरे देश के फौजियों के खून की प्यासी दिखी। बताया गया कि सैनिकों का शिकार करने वाली सेना अजरबैजान की है, जिसने बंधक बनाए गए आर्मेनिया के जवानों की बलि ले ली, उन्हें जमीन पर गिराकर गोलियों से भून डाला। पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुई लड़ाई में दोनों तरफ के कम से कम 286 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि शायद सैकड़ों लोगों का खून बहाने के बाद भी दशकों की रंजिश खत्म नहीं हो पाई। अजरबैजान के सैनिकों ने अंधाधुंध इतनी गोलियां चलाई कि धुआं ही धुआं हो गया। जमीन पर लाशें ही लाशें बिछ गईं, लेकिन गोलियां चलनी बंद नहीं हुई।
इस बीच तुर्की ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने इराक और सीरिया की सीमा में घुसकर हवाई हमले किए और कुल 30 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की की सेना ने इराक में कुर्द लड़ाकों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। तुर्की ने दावा किया कि इसके बाद वो लड़ाकू विमान इराक के उत्तरी हिस्से में उस जगह पहुंचे जहां कुर्द लड़ाकों के ठिकाने बने हुए थे और जैसे ही टारगेट दिखाई दिया, आसमान से बम बरसा दिए गए। पहाड़ों के बीच एक हिस्से से बम के टकराते ही वहां तेज धमाके के साथ आग और धूल का गुबार उठता नजर आया। इसके बाद तो मानो वहां बम बरसाने की होड़ लग गई। एक के बाद एक हुए कई जोरदार धमाकों ने पूरे पहाड़ी इलाके को धूल और धुएं से भर दिया। तुर्की ने दावा किया कि उसके फाइटर प्लेन ने उत्तरी इराक के 140 किलोमीटर अंदर घुसकर कुर्द लड़ाकों पर वार किया। तुर्की के मुताबिक उसकी वायुसेना ने इराक में 16 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 23 कुर्द लड़ाके मारे गए। इसके साथ ही उसने सीरिया के उत्तरी इलाके में भी 7 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन युद्ध का 222वां दिन पुतिन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द लेकर आया है। जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यूक्रेन के युद्ध में एक दिन में नहीं बल्कि एक मिनट में तस्वीर बदल रही है। एक दिन पहले पूर्वी यूक्रेन के लेमन शहर में ज़ेलेंस्की की सेना ने ऐसा तांडव किया कि पुतिन के सैनिक शहर छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या इसी तरह पुतिन के पंजे से यूक्रेन के शहर दर शहर निकलते चले जाएंगे? क्योंकि लेमन कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, वो बेहद अहम शहर है। इतना अहम शहर कि वो रूस की सेना का लॉजिस्टिक्स हब था और उसी लेमन शहर पर वापस कब्जा जमाकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन के इलाके ज्यादा दिन तक पुतिन के पास नहीं रहने वाले और अब यूक्रेन पर कब्जा जमाने का उनका सपना चकनाचूर होने वाला है। यूक्रेन का पूर्व ही वो इलाका है जहां रूस की सेना का दबदबा है, लेकिन यूक्रेन ने उसी पूर्व में बसे लेमन शहर को रूस की मुट्ठी से छीन लिया। यानी पिछले महीने की शुरुआत में यूक्रेन ने उत्तर पूर्व में जो रूस से लोहा लेने का ऑपरेशन शुरू किया था, उसका एक्शन जारी है। खार्किव के इज्यूम शहर के बाद बीते कुछ हफ्तों में ये यूक्रेन की बहुत बड़ी जीत है और माना जा रहा है कि यूक्रेन को पूर्व में बढ़त मिलने वाली है और अब उसके हमले और बढ़ेंगे। यानी पुतिन पर प्रेशर जबरदस्त है, क्योंकि ये यूक्रेन की जीत से कहीं ज्यादा पुतिन की बहुत बड़ी हार है। ऐसी हार जो उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में भी नहीं देखी थी। ये ज़ेलेंस्की का वो वार है जिसने यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस की जमीन को छलनी कर दिया, क्योंकि लेमन रूस की सेना के लिए किसी हथियार से कम नहीं था, जिसे यूक्रेन ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। लेमन यूक्रेन का वो शहर है जो पूर्व में बसे डोनेस्क में आता है। वो डोनेस्क जिसे पुतिन का गढ़ माना जाता है। वो डोनेस्क जहां रेफरेंडम कराकर पुतिन ने बीते शुक्रवार को उसे रूस का हिस्सा होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनके ऐलान के महज कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन की सेना ने लेमन को घेरना शुरू कर दिया और पुतिन के ऐलान के 48 घंटों के अंदर लेमन पर फिर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। मतलब जिसे पुतिन रूस का घोषित कर चुके थे, उसे ज़ेलेंस्की ने हथिया लिया। अब अगर यह कहा जाए कि पुतिन की नाक कट गई तो गलत नहीं होगा। इसलिए रूस में हलचल मची है, क्योंकि लेमन लुहांस्क के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लुहांस्क भी ज्यादा देर तक पुतिन के कब्जे में नहीं टिक पाएगा। उसने लेमन में अपनी हार को नहीं माना है, बल्कि उसका कहना है कि उसने लेमन से अपनी सेना को हटाकर उन जगहों पर मूव किया है जहां उसकी स्थिति मजबूत है और फिर उसे अपने हजारों सैनिक लेमन में घेरे जाने का भी डर था। यानी वही रटा रटाया बयान जो रूस ने इज्यूम शहर पर वापस यूक्रेन का कब्जा होने पर दिया था। लेकिन अंदर की बात यह है कि रूस की हालत बेहद खराब है, क्योंकि लेमन शहर को रूस की सेना डोनेस्क में अपने लॉजिस्टिक्स और रेलवे हब के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। रूस के सैनिक, उसके हथियार और दूसरा साजो सामान सब लेमन के रास्ते ही पहुंचता था। अब जब सप्लाई रूट ही नहीं बचेगा तो आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। तमिलनाडु के त्रिची से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां हीलियम गैस से भरे एक टैंक में अचानक विस्फोट हो गया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें सड़क पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग मॉल में खरीदारी करते नजर आए, जबकि कुछ लोग सड़क किनारे लगी कुर्सियों पर बैठे दिखे।
तभी वहां अचानक एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ मॉल में घुस गए। ये धमाका इतना भीषण था कि सड़क पर मौजूद एक ऑटो के परखचे उड़ गए, जबकि सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां ध्वस्त हो गईं। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि धमाका जिस गैस के टैंक में हुआ वो वहां गुब्बारे बेच रहे एक आदमी का था। फिलहाल पुलिस उस गुब्बारे बेचने वाले की तलाश में जुटी है। इस बीच चीन ने ताइवान पर हमले के अभ्यास को तेज कर दिया। खबर है कि ताइवान को डराने के लिए चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने कई जहाजों को भेजा और ताइवान को यह बताने की कोशिश की कि वो कभी भी उस पर हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि जो जहाज चीन की तरफ से ताइवान स्ट्रेट में इस बार भेजे गए वो उसकी नौसेना के नहीं थे। खबर है कि चीन ने अपने कार ढोने वाले जहाजों से सैनिकों को ताइवान स्ट्रेट में भेजा। ताइवान स्ट्रेट करीब 180 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट है, जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है और उत्तर में ईस्ट चाइना सी से जुड़ता है। यही कारण है कि चीन ने ताइवान पर आक्रमण करने के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास किया और इस बार अपने सैनिकों को ताइवान की सीमा में भेजने के लिए सैन्य जहाजों के बजाय कार ढोने वाले जहाजों का इस्तेमाल किया। ऐसा करके चीनी सैनिकों को यह ट्रेनिंग दी गई कि वो किस तरह चुपचाप ताइवान में एंट्री ले सकते हैं। मतलब ये कि इस ड्रिल से चीन ने यह दिखा दिया कि वो कैसे ताइवान पर बेहद कम समय में आक्रमण कर सकता है, वो भी किसी को भनक लगे बिना। हालांकि बताया जा रहा है कि इस अभ्यास में शामिल जहाज सैनिकों को चीन के एक टापू पर छोड़कर लौट गए थे। खबर है कि जिन जहाजों का इस्तेमाल किया गया, आमतौर पर उनके जरिए कारों या दूसरी गाड़ियों को एक टापू से दूसरी टापू पर ले जाया जाने के लिए किया जाता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने एक बार फिर टेढ़ी चाल चली और दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश की। और इससे पहले कि चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, दुनिया को उसकी इस ड्रिल के बारे में पता चल गया। बताया गया कि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बड़ी संख्या में अपने जहाज भेजे थे, जिनमें कई टन सामान और सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। बीते 70 साल से ताइवान को हड़पने की साजिश रच रहा चीन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से बौखलाया हुआ है। वो अलग बात है कि उसके हाथ अब तक खाली हैं। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कई बार खबरें आईं कि चीन की नेवी के जहाज ताइवान स्ट्रेट में ताइवान की सीमा में घुस गए। हालांकि ताइवान की सेना भी चीन की फौज से टक्कर लेने के लिए तैयार है। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद जब चीन उस पर बम बरसा रहा था, ताइवान तब भी नहीं डरा। उस समय चीन ने ताइवान की 6 तरफ से नाकेबंदी कर दी थी, जिससे ताइवान को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, लेकिन ताइवान तब भी नहीं झुका। उधर चीन भी बाज आता नहीं दिख रहा। वो ताइवान के पास बड़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीन ने अब तक हार नहीं मानी है और लगातार ताइवान को हथियाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। उधर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान का दौरा किए 2 महीने हो गए, लेकिन चीन अब तक इस सच को पचा ही नहीं पा रहा। उसने ताइवान को डराने के लिए हर तिकड़म अपनाई, मगर जब उसकी धमकियां गीदड़ भभकी साबित हुई तो अब खबर है कि चीन एक सर्फ बोट से ताइवान पर चढ़ाई करने की कोशिश में है। वो सर्फ बोट जिस पर सवार होकर खिलाड़ी समंदर की लहरों पर शानदार करतब करते हैं, जो सर्फिंग करने का जरिया होता है। लेकिन खबर है कि चीन उस सर्फ बोर्ड को ही ताइवान से लड़ने का हथियार बनाने की तैयारी में लगा है। चीन की इस नई चाल का पर्दाफाश हुआ सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से। वीडियो से पता चला कि चीन के ये सर्फ बोर्ड कोई मामूली सर्फ बोर्ड नहीं है। ये हैं जेट प्रोपेल्ड सर्फ बोर्ड, यानी ऐसे सर्फ बोर्ड जिन्हें चलाने के लिए लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बस उन पर सवार हो जाओ और उनका इंजन चालू। लेकिन सवाल यह कि जब चीन के पास अपने सैनिकों और हथियारों को ले जाने के लिए बड़े बड़े लैंडिंग शिप का भरा पूरा बेड़ा है, तो फिर उसे सर्फ बोर्ड का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? तो बात यह है कि ताइवान ने चीन के बड़े लैंडिंग शिप के हमलों से निपटने की काफी तैयारी कर ली है। इसलिए उसकी काट निकालने के लिए चीन ने सर्फ बोर्ड पर दांव लगाया है। ये सर्फ बोर्ड समंदर पर चलती किसी नाव की तरह है, लेकिन उनकी स्पीड है एक जेट इंजन की। वीडियो में भी जेट इंजन की स्पीड से दौड़ते सर्फ बोर्ड पर सवार सैनिक समंदर में कूच करते नजर आए और मिनटों में टापू पर पहुंच गए। टापू पर पहुंचकर उन्होंने बंदूकें निकाल ली और दौड़ पड़े। मतलब लंबे चौड़े भारी भरकम जहाज को काम पर लगाने की जरूरत ही नहीं। अगर चीन ने जेट प्रोपेल्ड सर्फ बोर्ड को बना लिया तो उसके सैनिकों की टोली सैकड़ों हजारों सर्फ बोर्ड पर सवार होकर ताइवान पर धावा बोलने निकल पड़ेगी। वहीं चीन ताइवान से लड़ने की तैयारी में लगा है और इधर चीन को घेरने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। अमेरिका के हवाई राज्य में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जहां इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा पर बातचीत की गई। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एकजुट हो गए हैं। लेकिन इस दौरे के दौरान उनकी कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। चर्चा शुरू हो गई कि चीन तो अब गया, क्योंकि पहली तस्वीर में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री अमेरिका की एक पनडुब्बी पर सवार दिखे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी उस पनडुब्बी पर अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। ये पनडुब्बी वर्जीनिया क्लास की है और अमेरिका ऑकस संधि के तहत इसी पनडुब्बी की तकनीक को ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करने जा रहा है।
पिछले साल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन में ऑकस संधि हुई थी, जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने में मदद करेंगे ताकि हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन को घेरा जा सके। अब जब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री को अपनी उसी वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी का दौरा कराया तो इसे चीन के खिलाफ ही चेतावनी माना जा रहा है। इस बीच खबर है कि ताइवान को हथियाने के लिए तैयार बैठे चीन को करारा झटका लगा है। दावा किया गया कि चीन की सेना पायलटों की किल्लत से जूझ रही है, जिसकी वजह से उसे लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों के लाले पड़ गए हैं। एक तरफ चीन लगातार ताइवान को हवाई ड्रिल कर धमकाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ वहां की एक मिलिट्री मैगजीन का दावा है कि चीन के पास इतने पायलट ही नहीं कि वो जंग होने पर जीत सके। जानकारी के मुताबिक चीन की फौज को करीब 200 ट्रेंड पायलटों की जरूरत है जो उसके पास मौजूद 130 लड़ाकू विमानों को उड़ा सके। लेकिन पायलटों की कमी चीन की सेना के लिए सिरदर्दी बन गई है, जिससे निपटने के लिए बाकायदा उसने भर्ती भी निकाली है। बताया गया है कि चीन 16 से 20 साल की उम्र के लोगों को सेना में भर्ती कर रहा है ताकि वो ज्यादा वक्त तक उनसे काम ले सके। दावा है कि चीन लगातार अपनी हवाई ताकत में इजाफा कर रहा है। उसने इसी साल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, लेकिन विमानों को उड़ाने के लिए उसके पास पायलट नहीं है, जिसकी वजह से उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इधर सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई। केंद्र सरकार ने न्यूज वेबसाइटों, टीवी चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म से सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन नहीं दिखाने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बेकाबू बस खाई में गिर गई, जिसमें बैठे एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। उधर खबर है कि पुतिन के आदेश के बाद युद्ध में जाने वाले सैनिकों की ट्रेनिंग तेज कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये वही लोग हैं जो अपनी मर्जी से सेना में भर्ती होने के लिए आगे आए, जिसके बाद यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने से पहले इन सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई, जिससे वो डॉनबास में जेलेंस्की के जवानों का डटकर सामना कर सकें। रूस की सेना की तरफ से ट्रेनिंग का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक जवान लॉन्चर में गोला डालता दिखाई दिया। इसके बाद इशारा होते ही उसने लॉन्चर से गोला दाग दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेते भी नजर आए। एक बार टारगेट सेट होने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी कई अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे और जंग के लिए तैयार हो रहे सैनिकों को देखा। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध में चेचन कमांडर रमजान कादिरव की एक और कातिल ब्रिगेड की एंट्री हो गई। बताया जा रहा है कि कादिरव के ये वो लड़ाके हैं जिन्हें जंग में लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है और वो कई बार आतंकियों को भी मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव ने अपने अनुभवी लड़ाकों को यूक्रेन युद्ध में उतार दिया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें दिखा कि चेचन लड़ाकों का जंग में उतरने से पहले उत्साह बढ़ाया गया और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया गया कि उनके लिए युद्ध में उतरने का मतलब केवल जीत है। हार से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि रूस के कब्जे वाले कई शहरों को यूक्रेन के सैनिक अपने दमखम से आजाद करा चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन के इस जोरदार पलटवार का जवाब देने के लिए पुतिन के सबसे खास कमांडर फिर पिक्चर में आ गए और उन्होंने यूक्रेन में भीषण जंग के लिए बड़ी संख्या में अपने लड़ाके भेज दिए, क्योंकि जेलेंस्की के फौजियों ने रूस से अपने कई इलाकों को वापस छीन लिया। हाल ही में यूक्रेन ने अपने पूर्वी हिस्से में मौजूद लिमान शहर को आजाद करा लिया। इससे पहले जिस खार्किव पर कब्जे का ढोल पीटकर रूसी सेना अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो उसके हाथ से निकल गया। खार्किव के इज्यूम शहर से भी पुतिन की सेना भाग खड़ी हुई थी। वहीं खैरसोन के कई गांवों से भी रूस की सेना पीछे हट चुकी है। बताया जा रहा है कि रूस के सैनिकों की ये दुर्दशा देखकर कादिरव ने अपनी इस कातिल ब्रिगेड को रूस में तैयार किया, जो कहा जा रहा है कि जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना को सबक सिखाएगी। माना जा रहा है कि कादिरव की इस ब्रिगेड के युद्ध के मैदान में उतरने के बाद यूक्रेन की सेना पर आने वाले दिन भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से जो भी वादा किया उसे पूरा करने में उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और इसका गवाह यूक्रेन का मारियोपोल शहर है। जंग के शुरुआती दौर में ही कादिरव की निगाह इस मारियोपोल पर पड़ गई थी। उन्होंने खुद वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। इसके साथ ही उन्होंने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपने सबसे खतरनाक चेचन कमांडर तक जंग में उतार दिए। हालांकि यूक्रेन की सेना के पलटवार से ऐसा लग रहा था कि चेचन लड़ाकों और रूसी सेना के लिए शहर पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उसी समय कादिरव ने दावा किया था कि जल्द ही मारियोपोल रूस के कब्जे में होगा और उनके लड़ाकों ने रूस के सैनिकों के साथ मिलकर शहर पर कब्जा करके दिखाया भी।
और अब एक बार फिर रमजान कादिरफ ने अपनी कातिल ब्रिगेड को यूक्रेन युद्ध का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना को यूक्रेन की फौज ने एक के बाद एक कई झटके दिए। हालांकि हाल ही में पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे का ऐलान भी किया। खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और ज़ैपोरिजिया को जनमत संग्रह कराने के बाद रूस में शामिल कर लिया गया। ऐसे में अगर रमजान कादिरफ के कातिल लड़ाकों ने युद्ध के मैदान में अपने पैर जमा लिए तो यूक्रेन में चल रही जंग के और भीषण होने की आशंका है। यानी जल्द ही चेचन लड़ाके एक बार फिर यूक्रेन की सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कादिरफ के लड़ाकों की मौजूदगी पुतिन के सैनिकों की ताकत को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे युद्ध में दुश्मन के पसीने छूट सकते हैं। इधर हेरल्ड मामले में डीके शिव कुमार और उनके भाई से पूछताछ होगी। हेरल्ड मामले में ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश को समन्स भेजे। इन दोनों को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे वहां के लोग दहशत में आ गए। गुजरात में जारी राष्ट्रीय खेलों में तेलंगाना ने मिक्स टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता में केरल को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। उधर सिद्धू मूसेवाला के बाद एक और मशहूर पंजाबी सिंगर अल्फाज सिंह पर मोहाली में एक ढाबे पर हमला हो गया। हनी सिंह के करीबी अल्फाज 2 दिन पहले अपने 3 दोस्तों के साथ डिनर करने गए थे। तभी हनी सिंह के दोस्त और कई एल्बम में उनके साथ काम कर चुके अल्फाज पर वहां हमला हो गया। पुलिस के मुताबिक ढाबे के मालिक का उसके एक पूर्व कर्मचारी के साथ पहले से विवाद चल रहा था और 2 दिन पहले जब अल्फाज अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे तो वो कर्मचारी भी वहां मौजूद था। बताया जा रहा है कि वो ढाबे के मालिक से अपने पैसे मांग रहा था, क्योंकि कर्मचारी का आरोप है कि ढाबे के मालिक ने उसकी तनख्वाह नहीं दी, जिसे लेने ही वो वहां पहुंचा था। और बताया जा रहा है कि इसी विवाद के बीच अल्फाज आ गए, क्योंकि जब ढाबे के पूर्व कर्मचारी को पैसे नहीं मिले तो वो मालिक की सामान ढोने वाली गाड़ी को वहां से ले जाने लगा। आरोप है कि तभी उस शख्स ने गाड़ी अल्फाज पर चढ़ा दी, जिससे वो गिर गए, जिसके बाद आरोपी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकला। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जैसा भी होगा उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई की जाएगी। इस हमले में अल्फाज के पैर और सिर में चोटें आईं। ऐसे में तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस केस की इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं गाड़ी को अल्फाज पर जानबूझकर तो नहीं चढ़ाया गया। वहीं अल्फाज की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है, जिसकी जानकारी गायक हनी सिंह ने दी। अल्फाज हनी सिंह के करियर के शुरुआती दौर में कई गानों में उनके साथ काम कर चुके हैं। इस बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू को भगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पंजाब पुलिस के अधिकारी प्रीतपाल सिंह को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। लॉरेंस के करीबी दीपक टीनू के फरार होने के पीछे प्रीतपाल सिंह का ही हाथ बताया जा रहा है। और सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ कोई बड़ी डील करके दीपक टीनू को फरार होने में मदद की, क्योंकि दीपक टीनू को कपूरथला से मानसा लेकर आने वाले सीआईए इंचार्ज प्रीतपाल सिंह ही थे। 2 रोज पहले फरार हुआ दीपक उन्हीं की कस्टडी में था, लेकिन अचानक शनिवार की रात वो बड़े ही शातिर तरीके से गायब हो गया। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक दीपक टीनू को फरार करवाने में प्रीतपाल सिंह का ही हाथ था और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक प्रीतपाल सिंह ही खतरनाक गैंगस्टर दीपक टीनू को अपनी निजी गाड़ी में मानसा से 25 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस पर ले गए थे। और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीपक टीनू को वहां अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था, जिसके लिए उसने प्रीतपाल सिंह से ऐसी दोस्ती बढ़ाई कि वो उसे बिना हथकड़ी लगाए ही गेस्ट हाउस लेकर पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक दीपक टीनू को एक कमरे में छोड़कर प्रीतपाल सिंह दूसरे कमरे में जाकर सो गए और मौका पाते ही दीपक अपनी दोस्त के साथ गेस्ट हाउस से फरार हो गया। इसके बाद प्रीतपाल सिंह को उसे भगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सारे तफ्तीश दौरान जिहड़ा लियांदा जाऊगा तो सख्त तो सख्त उन्होंने सजा दवाई जाऊगी। इस बीच लॉरेंस गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पंजाब पुलिस को धमकी भी दे दी। लॉरेंस गैंग ने चेतावनी दी कि अगर दीपक टीनू को नुकसान पहुंचाया गया तो अंजाम बुरा होगा। उधर महाराष्ट्र के सीएम की जान को खतरा बताने का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुंबई पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया जिसने सीएम एकनाथ शिंदे की जान को खतरा बताकर 2 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था। बताया गया कि इस आरोपी ने एक होटल मैनेजर को फंसाने के लिए ये झूठ बोला था। यूपी के जालौन में जमीन विवाद में कुछ लोगों पर एक आदमी को गोली मारने का आरोप लगा। बाद में घायल आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई के पास वसई में एक स्कूटर की बैटरी को चार्ज करने के दौरान उसमें धमाका हो गया, जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस बीच दावा किया गया कि पुतिन ने नए डिफेंस सिस्टमों के बल पर यूक्रेन की नाक में दम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन में अपने कई लड़ाकू विमानों के तबाह होने के बाद इन्हें एक्टिव किया।
जिसने जंग की सूरत बदल दी। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने ईगला और वर्बा डिफेंस सिस्टम के जरिए यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इसकी मदद से पुतिन की सेना ने यूक्रेन के करीब 33% लड़ाकू विमानों को मिट्टी में मिला दिया और इन दोनों घातक डिफेंस सिस्टमों को पुतिन ने तब मोर्चे पर उतारा जब जंग में रूस के कई Su-35 और Su-24 यूक्रेन ने ढेर कर दिए और फिर पुतिन ने यूक्रेन को उसी के तरीके से मात देने की तैयारी की, जिसके लिए कंधे पर रखकर दागी जाने वाली इन मिसाइलों को तवज्जो दी गई, जिन्हें मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें रूस के भारी भरकम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुकाबले न केवल कहीं भी ले जाना आसान होता है, बल्कि इनसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को भी ढेर किया जा सकता है। यही नहीं, रेडार सिस्टम को चकमा देने वाले विमान भी इसके वार से नहीं बच पाते। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना भी इसका इस्तेमाल कर रही है और कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने इन्हीं मैन पैड्स की मदद से रूस के कई फाइटर जेट तबाह कर दिए, जिसके बाद पुतिन की यह रणनीति यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। जिसके बाद पुतिन की सेना भी यूक्रेन में इन्हीं डिफेंस सिस्टम की मदद से तबाही मचा रही है, जिसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक सैनिक यूक्रेन के एक विमान को निशाने पर लेता नजर आया। वीडियो में उसकी दागी मिसाइल ने यूक्रेन के विमान को तबाह कर दिया। वहीं एक दूसरे वीडियो में रूस के जंगी जहाज यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाने पर लेकर वहां जबरदस्त धमाके किए। वहीं पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि पुतिन जानबूझकर मैन पैड्स और सोवियत दौर के मिसाइलों का सहारा ले रहे हैं ताकि आधुनिक हथियार कम से कम इस्तेमाल हों। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना घातक स्नाइपेक्स एलिगेटर राइफल से रूसी फौज पर जोरदार हमले कर रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन के सैनिक यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए पीछे हटने को मजबूर हो गए, क्योंकि स्नाइपेक्स एलिगेटर राइफल से किए गए हमलों में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि जिन इलाकों पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर रखा है, वहां पर ज़ेलेंस्की के जवान चुन चुन कर भीषण हमले कर रहे हैं। यूक्रेन की ये राइफल रूस के लिए घातक साबित हो रही है। यूक्रेन जहां पहले ही पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों से रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, वहीं अब स्नाइपेक्स एलिगेटर राइफल ने उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस राइफल से यूक्रेन के जवान रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि छिपकर यूक्रेन के सैनिक इस राइफल से रूसी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं और दावा है कि इसी वजह से पुतिन के जवान पस्त हो गए हैं। यूक्रेन की सेना ने जिस स्नाइपेक्स एलिगेटर राइफल से हमले की बात कही, उसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक राइफल में होती है, क्योंकि इस राइफल से 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को भी मार गिराया जा सकता है। और तो और 6 फीट से ज्यादा लंबी ये राइफल बुलेट प्रूफ कवच को भी भेदने की क्षमता रखती है। यही नहीं, ये इतनी ताकतवर है कि हल्के टैंकों को भी चंद सेकंड में बर्बाद कर सकती है। इधर यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में अपहरण के आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने अपहरण के मामले में फरार एक आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। यूपी के हरदोई में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में बैठे एक आदमी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक में डांडिया खेलने के लिए हुए विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। उधर अमेरिका में ताकतवर तूफान ने जमकर तबाही मचाई। बताया गया कि इस तूफान की वजह से करीब 80 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि फ्लोरिडा में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें कई घर डूबे तो कई गाड़ियां सड़कों पर तैरती दिखाई दी। वहीं तूफान की वजह से चली तेज हवाओं के सामने बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिनके नीचे कई गाड़ियां दब गईं, जबकि कई घरों का सामान तो तिनके की तरह उड़कर समुद्र के किनारे जा पहुंचा। और बताया जा रहा है कि वहां 8 लाख से ज्यादा लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि तूफान की वजह से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई, जिससे शहर में अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, तूफान की वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। तेज हवाओं की वजह से इमारतों की खिड़कियां और शीशे टूट गए, तो वहीं कई घरों का हुलिया ही बदल गया। इधर झारखंड के जामताड़ा में ऑनलाइन ठगी के केस में पुलिस ने कार्रवाई की। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये 3 आरोपी नकली CID अधिकारी बनकर लोगों को फर्जी नोटिस भेजकर ठगी करते थे। दिल्ली के सुंदरनगरी इलाके में हुई एक आदमी की हत्या के विरोध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता देख सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। 2 दिन पहले वहां मनीष नाम के एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पेबो को इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस बीच नेटो में शामिल होने का सपना देख रहे फिनलैंड और स्वीडन को तुर्की ने धमकी दी और दो टूक बोल दिया कि वो तभी उनका साथ देगा जब वो अपना वादा पूरा करेंगे। तुर्की का इशारा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ओर था, जिसमें शामिल कुर्द लड़ाकों को तुर्की अपना दोस्त मानता है और कहता है कि स्वीडन और फिनलैंड ने सालों से उन्हें पनाह दे रखी है। मतलब यह कि एर्दोआन को स्वीडन और फिनलैंड पर जरा सा भी भरोसा नहीं। वो अलग बात है कि यूक्रेन जंग की वजह से उन पर दबाव है, जिसकी वजह से वो कुछ महीने पहले मान भी गए थे। वो कहा था कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर भरोसा नहीं होता उसके खिलाफ सोचने के सैकड़ों बहाने मिल जाते हैं। और तुर्की के राष्ट्रपति के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी और दो टूक बोल दिया कि जब तक स्वीडन और फिनलैंड तुर्की से किया वादा पूरा नहीं करते तब तक वो उन्हें नेटो में शामिल करने पर राजी नहीं होगा। 28 जून को नेटो के शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड से एक समझौता किया था, जिसमें उग्रवादियों से संबंधित कानून को सख्त करने पर जोर दिया गया था। या यूं कहें कि एर्दोआन चाहते थे कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर एक्शन हो, लेकिन खबर है कि वो इस समझौते को लागू करने के तरीके से खुश नहीं है और इसीलिए उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी। उन्होंने साफ कर दिया कि तुर्की नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड की मंजूरी को तब तक रोकेगा जब तक ये दोनों देश अपने क्षेत्र में सक्रिय कुर्द लड़ाकों का समर्थन करना बंद नहीं कर देते। क्योंकि तुर्की की इन दोनों देशों से चिढ़ की असली वजह कुर्द लड़ाकों को ही माना जाता है, क्योंकि तुर्की का आरोप है कि ये दोनों देश केवल उनका समर्थन ही नहीं करते बल्कि उन्हें हथियार भी देते हैं, जिनकी मदद से वो तुर्की के खिलाफ आंदोलन को हवा दे रहे हैं और तुर्की की एर्दोआन सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की शर्त है सभी 30 सदस्यों का आवेदन को मंजूरी देना, और हंगरी और तुर्की को छोड़कर सभी नेटो देशों ने स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता को मंजूरी दे दी है। और अगर स्वीडन और फिनलैंड ने तुर्की की बात नहीं मानी तो वो उनका खेल खराब कर सकता है। एर्दोआन इस मूड में लग भी रहे हैं, क्योंकि जैसा उनकी आदत है वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इसके लिए वो अमेरिका को दुश्मन बना सकते हैं और रूस को दोस्त। फिर स्वीडन और फिनलैंड की हैसियत ही क्या है? ये दोनों देश एर्दोआन की सरकार गिराने की साजिश रचने वाले कुर्द लड़ाकों का साथ दे रहे हैं और ये जानते हुए वो आंखों देखी मक्खी नहीं निकलेंगे। उधर नेटो की सदस्यता के लिए नए सिरे से आवेदन करने वाले यूक्रेन को बड़ा झटका लगा। संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद मिलने की आशंका कम है, क्योंकि बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार ने इस पर हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने संकेत दिए कि इस बार भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। पहले भी यूक्रेन को बलि का बकरा बनाने के आरोप बाइडेन पर लगे थे और अब एक बार फिर कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। 3 दिन पहले यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता के लिए नए सिरे से आवेदन किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन की सेना ने अपना दम अब तक की लड़ाई में दिखा दिया है। नेटो को जल्द से जल्द यूक्रेन को सदस्यता देनी चाहिए। असली खतरा यूक्रेन को पुतिन की धमकी का सता रहा था। जब से पुतिन ने परमाणु बम वाली चेतावनी दी है, यूक्रेन परेशान है। इसीलिए यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता के लिए नए सिरे से आवेदन किया था। अगर नेटो की सदस्यता यूक्रेन को मिलती तो ये जंग नेटो और रूस के बीच बन जाती। लेकिन अब लग रहा है कि नेटो की सदस्यता के लिए अभी यूक्रेन को कुछ वक्त के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अभी यूक्रेन की सदस्यता उनके एजेंडे में ही नहीं है। बल्कि उन्होंने तो साफ कह दिया कि यूक्रेन को सदस्यता देने के बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा तब हुआ जब नेटो के कई सदस्य देश पिछले 2 दिनों से यूक्रेन के समर्थन में बात कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर यूरोप के वो देश हैं जो शुरू से यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। इन देशों ने नेटो के बाकी सदस्यों से भी अपील की है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हों, लेकिन इन देशों की अपील का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से यूक्रेन की पहले के बाद जोड़ तोड़ भी शुरू हो गई। जब तक नेटो के सभी 30 सदस्य यूक्रेन की सदस्यता का समर्थन नहीं करते, तब तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि अमेरिका जानता है कि अभी 30 देशों का समर्थन मुश्किल है, इसीलिए वो नेटो की बैठक में किरकिरी नहीं कराना चाहता। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा में एक प्राइवेट अस्पताल में युवक की मौत पर उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। शव रखकर वो काफी देर तक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते रहे। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। वहां देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट पर उतर आए, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। माहौल खराब होता देख पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। युवक के शव के साथ पहुंचे उसके परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की। आरोप है कि युवक के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हुई। मुश्किल ये दौर काट जरा इत्मीनान में, मुश्किल ये दौर काट जरा इत्मीनान में, होती है कामयाबी यहां इत्मीनान में।
100 बात की एक बात कही शाहिद ने, कितनी बुलंदियों को छुओगे उड़ान में, मंजिल कोई बनी ही नहीं आसमान में। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।